ज्योग्राफी क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो के माध्यम से राजस्थान की एक महत्वपूर्ण जनजाति मीणा जनजाति का अध्ययन करेंगे। मीणा जनजाति ये राजस्थान की सबसे प्रमुख जनजाति है। जनसंख्या की दृष्टि से भी ये सबसे बड़ी जनजाति है और यदि सामाजिक आर्थिक विकास के दृष्टिकोण से भी देखें तो ये राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण जनजाति है और इनका आर्थिक और सामाजिक विकास भी सबसे अधिक हुआ है। यदि हम 2011 की जनगणना की बात करें तो 2011 की जनगणना में राजस्थान की जो कुल आदिवासी जनसंख्या थी उसमें मीणा जनजाति का जो प्रपोर्शन था वह 49.98%, यानी कि लगभग जो आधी आदिवासी जनसंख्या है वह मीणा जनजाति से संबंधित है। 2011 में 11 की जो हुई थी जनगणना, उस जनगणना के अनुसार मीणा की जो जनसंख्या थी वह 35,47,000 थी। यदि हम मीणा जनजाति के उत्पत्ति और विकास की बात करें तो मीणा शब्द है, इसका अर्थ है मत्स्य या मछली, ये इसका शाब्दिक अर्थ माना जाता है। और मत्स्य पुराण में मीणा जनजाति का उल्लेख मिलता है तथा इसी मत्स्य पुराण के अनुसार इनकी जो उत्पत्ति है यह भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है। मीणा जनजाति को भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार का वंशज भी इसीलिए माना जाता है क्योंकि इसकी उत्पत्ति है, इस जनजाति की उत्पत्ति भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार से मानी जाती है और इसी मत्स्य अवतार को मीणा जनजाति का आदि पुरुष माना जाता है। वेदों में भी मीणा शब्द का उल्लेख संस्कृत भाषा में मिलता है और वहाँ मैनी ही शब्द का प्रयोग किया गया है, जिसका हिंदी में जो अर्थ होता है वह होता है वज्र या वज्रकाय, यानी कि वज्र के समान शरीर वाला। देवराज इंद्र का जो प्रमुख अस्त्र है वज्र, जिसमें जितनी शक्तिशाली शक्ति होती है उसकी तुलना मीणा जनजाति से की गई है कि वह शारीरिक दृष्टि से कितनी शक्तिशाली जनजाति है। इसीलिए इसकी जो तुलना है वह वज्र या वज्रकाय से की गई है। वज्रकाय यानी कि वज्र के समान शरीर वाला, इसकी तुलना की गई है। मत्स्य प्रदेश प्राचीन कालीन में यदि हम बात करें महाजनपदों की तो उसमें मत्स्य प्रदेश का उल्लेख मिलता है और ये मत्स्य प्रदेश वर्तमान में राजस्थान के अलवर, धौलपुर, भरतपुर और जयपुर जिलों में ये विस्तृत था मत्स्य प्रदेश। इस मत्स्य प्रदेश के जो शासक को मैना कहा जाता था और यही मैना, इस जो मत्स्य प्रदेश का शासक जो मैना था यह मीणा जनजाति के वंशज माने जाते हैं और राजपूत काल में भी इस इलाके के मीणा ने यहाँ के शासकों में सैनिक के रूप में कार्य किया, यानी कि सुरक्षा की जिम्मेदारी इनकी रही है और इन्होंने सेना में भी काम किया है। तो इनका जो संबंध है ये राजस्थान के मत्स्य प्रदेश से भी माना जाता है। इसके अलावा वर्तमान में यदि हम देखें मत्स्य प्रदेश, जिसका कि विस्तार जयपुर, अलवर, भरतपुर, धौलपुर इस इलाके में माना जाता है, तो वर्तमान में भी मीणा जनजाति का जो सर्वाधिक कंसंट्रेशन है यह इसी राजस्थान के पूर्वी प्रदेश में पाया जाता है, जिन्हें प्राचीन काल में मत्स्य प्रदेश के नाम से जाना जाता था और यहाँ का जो शासक था ये मैना नाम से जाना जाता था, जिन्हें मीणा जनजाति का वंशज माना जाता है।
प्रसिद्ध अंग्रेज इतिहासकार कर्नल जेम्स टोड ने मीणा जनजाति का जो मूल निवास है वह काली खोह पर्वतमाला को माना है, और यह जो काली खोह पर्वतमाला है इसका विस्तार राजस्थान में अजमेर से लेकर के यूपी में, उत्तर प्रदेश में आगरा तक है, और यह प्रदेश भी मध्य प्रदेश का ही हिस्सा है। तो हम यदि ऐतिहासिक दृष्टिकोण से भी बात करें तो राजस्थान के इसी पूर्वी हिस्से, जिसे हम मध्य प्रदेश के रूप में पहले जहाँ ऐतिहासिक संदर्भों में जानते हैं, इसका संबंध मीणा जनजाति से रहा है। कालांतर में इसी मध्य प्रदेश में मीणा जनजाति ने अपने राज्य भी स्थापित किए थे, लेकिन जब राजपूत शासकों ने इन मीणा जनजाति को अपने अधीन भी किया और अपनी सेनाओं में इन्हें नियुक्त किया, सुरक्षा का दायित्व भी दिया था। निवास क्षेत्र हम इससे पहले जान चुके हैं इसके मुख्य रूप से निवास क्षेत्र के बारे में, लेकिन वर्तमान में यदि हम बात करें तो मीणा जनजाति राजस्थान के लगभग सभी जिलों में निवास करती है। लेकिन इसके मुख्य कंसंट्रेशन की बात करें कि इसका जो सबसे अधिक सघन घनत्व कहाँ पाया जाता है इस मीणा जनजाति का, तो यह जनजाति राजस्थान के पूर्वी जिलों में, जिसमें जयपुर, करौली, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर, भरतपुर जिले शामिल हैं। इन जिलों में वर्तमान में मीणा जनजाति का कंसंट्रेशन है वह सबसे अधिक है, और इसके अलावा इन जिलों के अलावा यह जनजाति राजस्थान के उदयपुर, टोंक, बूंदी, कोटा, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़ जिलों में भी ये काफ़ी अच्छी तादाद में रहते हैं। तो ये मुख्य रूप से हम यदि बात करें तो ये जनजाति का सबसे ज़्यादा कंसंट्रेशन राजस्थान के पूर्वी मैदान में है, और इसके अलावा राजस्थान के दक्षिणी भाग में भी इस जनजाति का कंसंट्रेशन या इनका निवास क्षेत्र पाया जाता है। अब यदि हम मीणा जनजाति के सामाजिक समूह की बात करें तो मीणा जनजाति में अनेक सामाजिक समूह पाए जाते हैं और उन्हें अलग अलग नामों से भी जाना जाता है, जैसे कि चौथिया मीणा। ये चौथिया मीणा मारवाड़ से संबंधित है, और ये मुख्यतः मारवाड़ में जागीरदारों एवं गांवों की रक्षा हेतु इन्हें नियुक्त किया जाता था, और इस जागीरदारों और गांवों की सुरक्षा के बदले में इन्हें चौथ नामक कर वसूल करने का अधिकार था, इसीलिए इन्हें चौथिया मीणा कहा जाता था। यानी कि रक्षा के बदले ये संबंधित जो राजपूतों के होती थी जागीर या गांव, उनसे ये कर वसूल करते थे, और इस कर का नाम चौथ था, और इसी आधार पर इसका नाम है वो चौथिया मीणा पड़ा। इसके अलावा इसके जो दूसरी जो सामाजिक समूह वो आदि मीणा है। ये मुख्य रूप से जो आदि मीणा है यानी कि आदिम पुरुष, मीणाओं का जो आदिम रूप है, जो उसका प्रारंभिक रूप है, ये इस बात की ओर संकेत करता है। यानी कि ये मीणाओं की एक असली सामाजिक समूह है, और इसमें अभी तक मिश्रण यानी कि अलग अलग जनजातियों या सामाजिक समूहों का मिश्रण नहीं पाया जाता है, इसीलिए इन्हें आदि मीणा कहा जाता है। रावत मीणा। रावत मीणाओं का संबंध स्वर्ण हिंदू राजपूतों से संबंधित है। सुरते वाला मीणा, ये जो सुरते वाला मीणा है, जब मीणा जनजाति का पुरुष दूसरी जाति की औरत से विवाह करने से जो उत्पन्न संतान है उन्हें सुरतेवाल मीणा के नाम से जाना जाता रहा है। एक है ठेडिया मीणा, गोडवाड़ प्रदेश, राजस्थान का जो गोडवाड़ प्रदेश है, जालौर और पाली जिले का, यदि हम इसे लूनी बेसिन का हिस्सा कहें, तो इस जो इलाके में जो मीणा जनजाति निवास करती है उन्हें ठेडिया मीणा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टोंक, भीलवाड़ा और बूंदी, इन जिलों में जो राजस्थान के हाड़ौती का पठार है, इस भाग में जो मीणा जनजाति निवास करती है उसे पड़ीहारा मीणा के नाम से जाना जाता है। और इसका एक और सामाजिक समूह है जिसका नाम है भील मीणा। ये भील मीणा जनजाति है, ये दो जनजातीय समूह से उत्पन्न जनजाति है, भील और मीणा। इनके पारस्परिक
वैवाहिक संबंधों से उत्पन्न ये जाति है। वर्तमान समय में मीणा जनजाति है, इसमें कुल मिलाकर के सामाजिक दृष्टिकोण से 12 पाल, 32 तड़ और 520 गोत्रों में बंटी हुई यह जनजाति है। यदि हम इस जनजाति की शारीरिक विशेषताओं या इनके शारीरिक लक्षणों की बात करें तो इस जनजाति का जो कद होता है वह मध्यम लंबा होता है। ज़्यादा लंबा न तो ज़्यादा टिकना होता है, न ज़्यादा लंबा होता है, मध्यम होता है। इनका रंग सांवला गेहुआ रंग का होता है और इनका जो बदन होता है वह बहुत ही गठीले प्रकार का होता है। ये शरीर से बहुत ही हष्टपुष्ट होते हैं, निडर होते हैं, साहसी होते हैं और ये बहादुर जनजातियों में इसकी गणना की जाती है, क्योंकि प्राचीन काल से लेकर के राजपूत काल तक ये जनजाति गांवों की रक्षा करने के साथ साथ यहाँ के शासकों जागीरदारों की सेना में भी इन्हें नियुक्त किया जाता था और ये बहादुरी से अपने इन सुरक्षा संबंधी जो दायित्व था उनका ये निर्वहन करते थे। यदि हम मीणा जनजाति के व्यवसाय और अर्थव्यवस्था की बात करें तो परंपरागत रूप से हम यदि देखें तो इनका जो व्यवसाय है वो है खेती करना और चौकीदारी करना। ये दो उनके मुख्य व्यवसाय माने जाते हैं। एक तो खेती करने वाले मीणा और दूसरे चौकीदारी करने वाले मीणा। और इन्हीं खेती और चौकीदारी करने वाले मीणा के आधार पर इनके जो उनका जो मुख्य दो व्यवसाय है, इन दो व्यवसायों के आधार पर इन्हें दो मुख्य भागों में बांटा गया। एक जमींदार मीणा और दूसरा चौकीदार मीणा। जमींदार मीणा है, इनका जो मुख्य व्यवसाय है ये खेती करना है और ये लोग खेती करने के साथ साथ पशुपालन का व्यवसाय भी ये लोग करते हैं। इसके अलावा चौकीदार मीणा है, इनका मुख्य व्यवसाय है सुरक्षा और चौकीदारी से संबंधित, यानी कि ये राजा महाराजाओं के यहाँ सुरक्षा संबंधी कार्य करते थे, जागीरदारों के यहाँ सुरक्षा संबंधी कार्य करते थे। इसके अलावा ये गांवों में भी सुरक्षा संबंधी कार्य करते थे, इसीलिए इन्हें चौकीदार मीणा के नाम से जाना जाता है। वर्तमान समय की यदि हम बात करें तो इस मीणा जनजाति में इन दो व्यवसायों को छोड़ करके अनेक बहुत सारे व्यवसाय अपना लिए हैं, यानी कि वर्तमान में यदि हम कहें कि ये केवल इनका व्यवसाय ये दो ही है तो हम नहीं कह सकते। इन्होंने अनेक जो आधुनिक व्यवसाय है जो हमारे अर्थव्यवस्था में प्रचलित है, ये व्यवसाय भी इन्होंने अपनाए हैं। कृषि की जहाँ तक बात करते हैं तो मीणा जनजाति है, ये खरीफ और रबी दोनों प्रकार की फसलें बोते हैं और पानी की उपलब्धता के आधार पर ही ये लोग मक्का, ज्वार, गन्ना, तंबाकू, कपास, गेहूं, दाल, विभिन्न प्रकार की दालें हैं, मूंगफली है, बाजरा है इत्यादि इन फसलों का जो उत्पादन है ये खरीफ और रबी फसल के दौरान ये लोग करते हैं। हालांकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि वर्तमान समय में इनके जो परंपरागत व्यवसाय है खेती करना और चौकीदारी करना, इसमें काफ़ी बदलाव आ चुका है तथा वर्तमान में संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था प्रदान की गई है, इस आरक्षण व्यवस्था ने इस मीणा जनजाति को सबसे सुदृढ़ आर्थिक और सामाजिक रूप प्रदान किया है, यानी कि सक्षम जो इनका सामाजिक और आर्थिक पक्ष जितना वर्तमान में हमें सक्षम दिखाई देता है, इसके पीछे एक बहुत महत्वपूर्ण कारण रहा है भारतीय संविधान में जो आरक्षण व्यवस्था है। और इसी के कारण ये वर्तमान में राज्य और केंद्र सरकार की विभिन्न उच्च सरकारी सेवाओं में पदस्थ है। इसके अलावा ये जनजाति कृषि के साथ साथ में और नौकरी के साथ साथ में मजदूरी, पशुपालन, दुकानदारी और पत्थर तोड़ने के व्यवसाय, खनन कार्य में भी ये लोग संलग्न हैं। यदि हम इनके औजारों की बात करें तो परंपरागत रूप से इस जनजाति के जो औजार है वो अधिकतर लकड़ी से निर्मित है और इसके अलावा ये लोग कुल्हाड़ी, तलवार और बंदूक का भी इस्तेमाल करते रहे हैं, क्योंकि चौकीदारी और सुरक्षा इनका एक मुख्य व्यवसाय रहा है, इसलिए तलवार और बंदूक भी इनका मुख्य हथियार रहा है।
वर्तमान समय में इन लोगों ने इन परंपरागत औजारों के अलावा कृषि में प्रयुक्त होने वाले आधुनिक उपकरणों का भी प्रयुक्त जो उपयोग है वो ये लोग करने लगे हैं। इसके अलावा वर्तमान समय में क्योंकि इनका जो सामाजिक और आर्थिक विकास है बाकी जनजातियों की तुलना में इनका सामाजिक आर्थिक विकास अधिक हुआ है और इसी सामाजिक विकास अधिक के कारण इनकी शिक्षा है, क्योंकि इस जनजाति में शिक्षा का जो प्रचार प्रसार है वो अधिक हुआ है और इसी कारण इनकी भौतिक सुख सुविधाओं में भी वृद्धि हुई है और इस भौतिक सुख सुविधाओं में वृद्धि के कारण इनके घरेलू उपकरण और बर्तन हैं ये भी आधुनिक प्रकार के हैं। यानी कि ये जनजाति वर्तमान में परंपरागत रूप से जितने जो इनका व्यवसाय है या उनकी अलग बोली, अलग भाषा, रहन सहन, पहनावा या अलग थलग प्रदेश में रहना, ये थोड़ी सी अन्य जनजातियों से हम इसे अलग मान सकते हैं। यदि हम सामाजिक व्यवस्था की बात करें तो मीणा जनजाति का जो समाज है वह पितृसत्तात्मक है, यानी कि इस समाज में पुरुष या पिता को प्रधानता प्रदान की जाती है। परिवार में भी पिता को प्रधानता प्रदान की गई है और इन मीणा जनजाति का जो परंपरागत नेता है इसे हम पटेल नाम से जानते हैं, जो इस जनजाति के विभिन्न सामाजिक विवादों को सुलझाता है या उनका आपस में बैठ करके निपटारा करने में सहयोग प्रदान करते हैं। इसके अलावा वर्तमान में इस जनजाति में संयुक्त और एकाकी दोनों परिवार के परिवार पाए जाते हैं और परिवार में जो सबसे बुजुर्ग व्यक्ति होगा उसे ही इस जनजाति का मुखिया माना जाता है। इस जनजाति में क्योंकि ये जनजाति के समस्त रीति रिवाज है, चाहे वो सामाजिक धार्मिक हो, वे समस्त हिंदू धर्म से संबंधित है, इसलिए इसमें जो विवाह है वह भी हिंदू विधि से ही किया जाता है। और ये लोग विवाह में अपने गोत्र और खाप को छोड़ करके ये लोग दो चीज़ों को छोड़ते हैं, गोत्र और एक अपनी खाप, इन दोनों को छोड़ करके ये विवाह करते हैं। इसके अलावा इनमें विधवा विवाह का भी प्रचलन है, नाता प्रथा का भी इनमें प्रचलन है। इसके अलावा मीणा जनजाति में एक कन्या मूल्य प्रथा का भी प्रचलन है। ये कन्या मूल्य दरअसल विवाह के दौरान या शादी के दौरान वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष को सामान्य रूप से दिया जाता है, जिसे हम कन्या मूल्य के नाम से जानते हैं। इनमें मृतकों के जलाने की परंपरा प्रचलित है। इसके अलावा ये मृत्यु भोज भी करते हैं। इसमें सामाजिक रूप से तलाक प्रथा का भी प्रचलन है और तलाक देने का भी इनका एक अपना अलग सामाजिक रिवाज है। यदि पति दुपट्टे का कुछ भाग फाड़ करके स्त्री के हाथ में दे तो पति पत्नी का संबंध है वो समाप्त समझा जाता है। ये उनकी तलाक देने की परंपरा है इस मीणा जनजाति में। इसके अलावा यदि हम मीणा जनजाति की धार्मिक व्यवस्था की बात करें तो मैं आपको पहले ही बताया था कि यह जनजाति हिंदू धर्म की परंपराओं को मानने वाली प्रमुख जनजाति है। इसलिए हिंदुओं में जितने भी देवी देवता और जितने भी त्योहार प्रचलित है ये सभी उन्हीं त्योहारों और देवी देवताओं का अनुसरण करते हैं, उनकी पूजा अर्चना भी करते हैं। ये मुख्य रूप से एक तो मीणा जनजाति है, ये मुख्य रूप से शक्ति के भी उपासक हैं और ये जनजाति प्रकृति का भी उपासक है तथा ये जीवन माता को या जिसे कहते हैं जीवन माता, इन्हें अपनी इष्ट देवी के रूप में ये लोग स्वीकार करते हैं, यानी कि शक्ति और प्रकृति के ये मुख्य उपासक हैं। ये लोग करौली में जो प्रसिद्ध देवी है केला देवी, इनकी पूजा करते हैं। जयपुर में शीतला माता और शीला देवी, सवाई माधोपुर में चौथ माता और जोबनेर में ज्वाला माता की ये पूजा करते हैं, यानी कि ये शक्ति के प्रमुख उपासक जनजाति हैं। इसके अलावा ये लोग भैरव, हनुमान जी, चार भुजा और महादेव की भी ये लोग ये जनजाति पूजा करती है।
ये जनजाति इन देवी देवताओं की पूजा करने के साथ साथ हिंदू धर्म के विभिन्न मेलों में भी जाती है, और उनको उनके जो हिंदू धर्म के त्यौहार है वे सभी त्यौहार ये जनजाति बड़े उत्साह के साथ में मनाती है। ये जयपुर का तीज मेला कहें या महावीर जी, कैला देवी, शीतला माता, चौथ का बरवाड़ा इत्यादि जो प्रसिद्ध मेले लगते हैं, ये मेले इस जनजाति के लिए बहुत ही प्रसिद्ध मेलों में शामिल है और ये इन मेलों में शामिल होते हैं बड़े उत्साह के साथ। इसके अलावा भील जनजाति है, ये परंपरागत रूप से अंधविश्वासों में भी विश्वास करती है। ये भूत प्रेत, डायन, जादू मंत्र में विश्वास करती है। हालांकि वर्तमान समय में शिक्षा के अत्यधिक प्रसार और प्रसार के कारण अंधविश्वास में जो अंधविश्वास है वह घट रहा है, लेकिन यदि हम जनजाति की मूल भावना की बात करें तो निश्चित रूप से यह जनजाति भी अंधविश्वासों में विश्वास करती है। यदि हम बात करें इनके भोजन की तो मीणा जनजाति कृषि कार्य करती है और कृषि कार्य में उन्हें जो भी अनाज प्राप्त होता है और जो पशुपालन करते हैं, उन पशु से संबंधित जो उत्पाद है ये उनके भोजन में मुख्य रूप से शामिल है। ये जनजाति भोजन में मक्का, ज्वार, गेहूं, जौ की रोटी, छाछ, दूध, दही, चटनी, प्याज इत्यादि इनके भोजन में शामिल है। इसके अलावा ये लोग इनके सर्दियों के मौसम में बाजरे का बना हुआ खिचड़ा बहुत प्रसिद्ध है, ये लोग बड़े चाव से खाते हैं शीतकाल में। इसके अलावा ये सास से निर्मित राबड़ी, जो कि ज्वार से भी ये लोग ज्वार और सास से मिक्स करके बनाते हैं, ये उनका प्रमुख भोज्य पदार्थ में भी शामिल है। मिर्ची का ये लोग अत्यधिक उपयोग करते हैं। इसके अलावा ये जनजाति हुक्का पान इस जनजाति में बहुत ही अधिक प्रचलित है। 7-8 लोग सामूहिक रूप से मिलकर के हुक्का पीने की इनमें परंपरा है। इसके अलावा क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जनजाति का जो आदि पुरुष है वो ये भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार को माना जाता है और मत्स्य अवतार से ही इस जनजाति की उत्पत्ति मानी जाती है, इसलिए ये लोग मछली का सेवन नहीं करते। मछली के सेवन को इस जनजाति में निषेध माना गया है धार्मिक परंपरा के अनुसार। यदि हम इस जनजाति के वस्त्रों और आभूषणों की बात करें तो मीणा जनजाति साधारण जो परंपरागत गांवों में जो मीणा जनजाति निवास करती है, यह जनजाति साधारण वस्त्र धारण करते हैं। पुरुष है वो सिर पर बांधते हैं पगड़ी, साफा बांधते हैं, घुटने तक पहनते हैं धोती, 3 लांग की धोती का ये मुख्य रूप से ये जनजाति उपयोग करती है। इसके अलावा ये पैरों में जूतियां पहनते हैं। संपन्न लोग हैं, ये हाथ और पैरों में चांदी के कड़े, गले में सोने की माला, कानों में सोने के आभूषण धारण करते हैं। और जमींदार जो मीणा है, जमींदार जो खेती करने वाले मीणा है, ये मीणा गले में एक विशेष प्रकार का आभूषण धारण करते हैं जिसे बलेवड़ा कहते हैं। इसके अलावा इस जनजाति की जो महिलाएं हैं, ये महिलाएं घेरदार लहंगा, कंचू की छोटी सी ओढ़नी मुख्य रूप से धारण करती है। इसके अलावा ये मीणा जनजाति की जो औरतें हैं, ये पैरों में कड़ियाँ, कमर में करदनी, सिर में राखड़ी और हाथों में बाजूबंद तथा लाख और हाथी की दांत से निर्मित चूड़ियाँ ये जनजाति की औरतें पहनती हैं। इसके अलावा इस जनजाति की औरतों में एक विशेष चाव ये है कि ये अपने हाथ पर अपने पति के नाम को गुदाती है। इसके अलावा ये छाती, कलाई और पीठ पर भी विभिन्न प्रकार की आकृतियों को गुदाती है या बनवाती है। लेकिन वर्तमान समय में, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि इस जनजाति में शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार हुआ है और उसके बाद में उन्हें संविधान प्रदत्त जो आरक्षण प्रदान किया है, इसका फायदा सबसे अधिक इस जनजाति ने लिया है। और इसी कारण इस जनजाति में शिक्षा का जो प्रचार और प्रसार हुआ है वह अधिक हुआ है। साथ ही सांस्कृतिक आदान प्रदान के कारण भी
वर्तमान में इनके भोजन, वस्त्रों, आभूषण, रहन सहन में भी व्यापक हुआ है, बदलाव हुआ है। यानी कि यदि हम कहें तो मीणा जनजाति वर्तमान में जो जनजातियों की एक होती है डेफिनेशन की, अलग थलग क्षेत्रों में रहना, उनकी एक अलग अपनी भाषा होना, रहन सहन, खाना पीना, पहनावा, तो वह यदि हम वर्तमान संदर्भ में बात करें तो काफ़ी हद तक कम देखने को मिलता है। इनके रहन सहन और इनके खान पान पहनावे में काफ़ी बदलाव भी आया है। हालांकि ग्रामीण इलाकों में जो मीणा जनजाति वर्तमान में रहते हैं, उनके जो परंपरागत रीति रिवाज है वो हम आज भी उनमें देख सकते हैं। तो इसमें विकास भी हुआ है और उनका परंपरागत सामाजिक धार्मिक रहन सहन का ढांचा है वो भी वर्तमान में कायम है। इस प्रकार इस वीडियो के माध्यम से हमने राजस्थान में निवास करने वाली सबसे प्रमुख जनजाति मीणा जनजाति के उनके सामाजिक, उनके धार्मिक, उनके रहन सहन, भोजन, उनके औजार, उनके द्वारा प्रयुक्त किए जाने वस्त्र और आभूषण से संबंधित हमने विभिन्न पक्षों को लेकर के विचार किया और साथ ही वर्तमान संदर्भ में, वर्तमान समय में इनके जो व्यवस्थागत जो सामाजिक आर्थिक ढांचा है उसमें किस तरह का बदलाव हुआ है, इसको भी हमने इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करने की कोशिश की है। निश्चित रूप से इस वीडियो के माध्यम से आपको मीणा जनजाति के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी मिली होगी। इस वीडियो को देखने और सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।